बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 40 एंड 41 में आप लोग को वेलकम। अच्छा, आज हम देखेंगे दो लेक्चर्स एक साथ, लेक्चर 40 एंड 41। तो देखिए, जैसे हमने पहले स्टार्ट में किया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कभी जावा को डिस्कस किया, कभी C# को, कभी C++ को, और कभी पास्कल को, कभी लिस्प, अदा, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने डिस्कस की इससे पहले। लेकिन आज जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिलसिला आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया है। अब जो हम देखेंगे वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि हमने आज जनरल प्रोग्रामिंग की बात करनी है। इसके बाद सभी लेक्चर्स हमारी जो होंगे वो क्या होंगे, आपके जनरल प्रोग्रामिंग, यानी मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स देखेंगे कि उनको हमने जावा में हमने क्या किया था, पास्कल में कैसा कोड होना चाहिए था, क्या क्या, यानी जितनी भी आपकी खूबियाँ खामियाँ हैं ये तमाम हम इन्हीं लेक्चर्स में देखेंगे। क्योंकि अब हम प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सिलसिला ख़त्म हो गया वो लैंग्वेजेस का जैसे हम देखा करते थे। आज हम जो बात करेंगे वो ओवरऑल बात करेंगे, यानी अगर हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो हम सभी लैंग्वेज को मद्देनज़र रख के बताएंगे। सभी लैंग्वेज की में बताएंगे कि अगर हम लाइक जैसे ये नेम है, जस्ट नेम की बात करेंगे तो हम किसी एक लैंग्वेज के नेम की बात नहीं करेंगे, हम सभी लैंग्वेज का बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए था नेम, अगर ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हमने इन इस लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर अब 40 से 45 तक, यानी जो 40 से आगे आपके लेक्चर्स हैं सारे, वो सारे कौन से आपके मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। आपकी सभी लैंग्वेजेस को बारी बारी डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जैसे आपको बताया जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन आप करेंगे ना तो आपको बार बार बताना होगा। लाइक अगर हम नेम की बात करें तो आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बताओगे कि अदा में ऐसा था, जावा में ऐसा था, कोबोल में ऐसा था, स्नोबॉल में ऐसा था। बारी बारी हर लैंग्वेज के लिए, तो इसमें आपको बड़ी एक सीक्वेंस से लेकर चीज़ों को चलना होगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेम्स। अब ये जो वर्ड नेम्स हैं ये क्या है, ये आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना उसमें आइडेंटिफायर्स हैं। सबको नेम की ज़रूरत होती है, जितने भी आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं ना अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर, उनको एक नेम की ज़रूरत होती है। यानी आप कह सकते हैं कि सब प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, या कीवर्ड, रिजर्व वर्ड, ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें इसी के ज़मरे में आप कह सकते हैं आती हैं, नेम के ज़मरे में। हमने कौन से कीवर्ड यूज़ किया, रिजर्व वर्ड हमने कौन से यूज़ किया, तो ये सारे कौन से होते हैं आपके पास नेम होते हैं। यानी लैंग्वेज के जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको एक नेम की ज़रूरत होती है। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि लैंग्वेज में आपके पास नेम कैसा होना चाहिए, नेम के लेंथ कितनी होनी चाहिए, कनेक्टर्स कितने होने चाहिए, किस सेंसिटिव होना चाहिए या स्पेशल वर्ड होने चाहिए, रिजर्व वर्ड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है नेम के लिहाज से। प्रोग्राम का स्टार्ट है तो सबसे पहले हमने बात भी नेम पर की है। तो अब देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिज़ाइन इशू में आपके पास मैक्सिमम लेंथ। अब किसकी मैक्सिमम लेंथ, आपके नेम की। फिर है आर कनेक्टर कैरेक्टर अलाउड। थर्ड है आर नेम केस सेंसिटिव, आर स्पेशल वर्ड, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। अच्छा, ये चारों बातें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पूछा गया है। लेकिन याद रखना कि आपके कोर्स कोड में या आपके एग्जाम में आपको एज इट इज़ मैक्सिमम लेंथ उठा के नहीं दे दिया जाएगा और आगे क्वेश्चन मार्क, बल्कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें मैक्सिमम लेंथ के बारे में, देखिए इससे पहले हमने बात की नेम कि नेम क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के आइडेंटिफायर को नेम की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम लेंथ की, तो जो आप नेम देते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वो अलाउ करती है कि आप कितना नेम लेंगे, कितने उसके मैक्सिमम लेंथ उसकी कितनी होगी, कितने डिजिट आप उसमें यूज़ कर रहे हो, कितना बड़ा नेम आपको अलाउ है, कितना आपने, लाइक हमने सी में देखा था कि C30 या 32 जो बिट से ज़्यादा आपका जो है वो नेम नहीं लेंथ होना चाहिए, या किसी और लैंग्वेज में इस तरह हमें रिस्ट्रिक्शन हो कि आप 20 वर्ड का जो है वो नेम यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़्यादा आपकी लेंथ हुई तो आपके प्रोग्राम में एरर्स आ जाएंगे या इस तरह से होगा। तो देखिए, नाम अगर जितना हमें लेंथी अलाउ होगा तो इतना ही हमारा काम अच्छे से होगा, क्योंकि वेरिएबल के नाम अच्छे होंगे। उसकी वजह से आपको क्या होगा कि जितने आपके वेरिएबल्स के नाम अच्छे होंगे आप उतना ही कम से कम कमेंट्स करोगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो जब प्रोग्राम्स के अंदर कमेंट्स कम होते हैं तो क्या होता है कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हो। क्योंकि हमने एक देखा था ना, एक टॉपिक डिस्कस किया था, आई डोंट नो कि किस लैंग्वेज में किया था, लेकिन हमने किया था कि एक अच्छा प्रोग्राम वही होता है जिसमें हम कम से कम कमेंट्स करते हैं। जिसमें आपके कमेंट्स कम होंगे तो वो क्या होगा, वही प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा। तो ये था हमारे पास मैक्सिमम लेंथ। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी नेम किस नेम की बात हो रही है, मैक्सिमम लेंथ किस लेंथ की बात हो रही है, यानी ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेंथ की बात हो रही है। ठीक है।
कि कैसा होना चाहिए नेम। इन्हें बताने का मकसद ये है कि वेरिएबल्स के नाम जितने अच्छे होंगे लेंथ आपको ज़्यादा दी जाएगी। लैंग्वेजेस में आपको अलाउ होगा कि जितनी बड़ी आप लेंथ रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट है आर कनेक्टर कैरेक्टर अलाउड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन किया गया है कि क्या कनेक्टर कैरेक्टर जो है वो अलाउ है या नहीं है। अच्छा, ये जो कनेक्टर कैरेक्टर थे ये अलाउ अब हमारे पास स्नोबॉल के अंदर थे। अब देखिए बहुत सी लैंग्वेजेस इसको अलाउ भी नहीं करती। कनेक्टर कनेक्टर बेसिकली होता क्या है, जितने भी हमने अभी आइडेंटिफायर्स की बात की थी ना ऊपर, जितने भी आइडेंटिफायर के साथ आप कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं, यानी इन आइडेंटिफायर के साथ आपने यूज़ किसको करना होता है, कनेक्टर को। यहाँ पर आप कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि कनेक्टर होता क्या है, तो कनेक्टर का मतलब होता है आपने अपना नेम जो है वो उसके दरमियान अंडरस्कोर रख दिया, आपने स्पेस दे दी, यानी अपने जो आपने मीनिंगफुल एक नेम दिया था जिसकी मैक्सिमम लेंथ आपने बताई थी, अभी हमने उसी नेम की मैक्सिमम लेंथ की बात की है। उसी नेम में जब आप अंडरस्कोर स्पेस वगैरह रखेंगे तो क्या होंगी, आपको चीज़ें अच्छे से याद आएंगी, अच्छे से समझ आएंगी, हर चीज़ आपकी मीनिंगफुल हो जाएगी। तो कनेक्टर लिखने का मकसद ये है कि आपका नाम जो है वो मीनिंगफुल हो जाए, इसलिए हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने नेम में। तो इससे क्या होता है, हमारी चीज़ें हमें आसानी से समझ आती है। यानी एक लफ्ज़ को आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक अगर बात करें हम फॉर्टन की, तो इसमें ये था कि कनेक्टर को अलाउ नहीं करता था। हमने स्टार्ट में एक लैंग्वेज फॉर्टन देखी थी जिसमें क्या था कि वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था, कनेक्टर कैरेक्टर को अलाउ नहीं, लेकिन बाकी आने वाली तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसने कनेक्टर को अलाउ किया था। सो होप्स हो कि कनेक्टर आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब यहाँ पर बताने का मकसद क्या है कि हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया उसमें मैक्सिमम लेंथ का होना ज़रूरी होता है, उसमें कनेक्टर का होना ज़रूरी होती है। कनेक्टर होंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एक मीनिंगफुल प्रोग्राम रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ आर नेम एज केस सेंसिटिव, कि आपका नेम जो है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए, तो वेरी सिंपल ही, इसको इतना डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि यस आपका नेम जो है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेम अक्सर प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव नहीं थे। अगर आपको याद हो तो हम बाकायदा एक लैंग्वेज को भी बात डिस्कस करते तो हम बताते थे कि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव या सी इज़ अ केस सेंसिटिव, हम इस तरह पढ़ा करते थे। तो आपके पास केस सेंसिटिव में सी प्लस प्लस वगैरह आ जाती है। इसमें क्या होता है कि लाइक देखें, केस सेंसिटिव होना इसलिए ज़रूरी है कि जो लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती तो उनका क्या होता है, उनमें जो है वो कंपाइल टाइम पे या कमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी वो मेंटेनेबिलिटी उसमें उस तरह से नहीं होती जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है। यानी काम मज़ीद अच्छे से आप करने के लिए इसको केस सेंसिटिव होना चाहिए। यानी एक जैसे अगर नाम हो, लाइक आप एक्स ले रहे हो, एक जगह आप एक्स ले रहे हो, उसी एक्स को आपने कैपिटल लिखा, और दूसरी जगह जब आप एक्स को डिफाइन कर रहे हो तो आपने एक्स को स्मॉल लिखा, तो क्या होगा, ये केस सेंसिटिव नहीं रहेगी। आप उस एक्स से और इस एक्स को देखने समझने में देखने वालों को भी मुश्किल होगी, ठीक है, आगे कंपाइलर को भी मुश्किल। सो जो जब भी आप नाम लिखते हैं किसी वेरिएबल का भी, तो एक दफ़ा जहाँ आपने जैसे लिख लिया, आप तो कोशिश किया करें कि आपका दोबारा जो है सेम वैसा ही हो। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, कंपाइलर जो है वो आपकी चीज़ों को, जो अगर आपकी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको चीज़ों को देखने में आसानी होगी, उससे कोड उसका अच्छा हो जाएगा मज़ीद। और अगर हम बात करें नुकसान की, तो आपने खुद देखा, मैंने अभी बताया कि आप एक जगह अगर एक्स लिखा है और दूसरी जगह आपने स्मॉल लिखा है, तो ये क्या होगा, ये मुख्तलिफ होगा, आपके इश्यूज़ आ सकते हैं, रीडेबिलिटी भी अच्छी नहीं होगी आपकी, यानी इशू आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये चीज़ हमने डिस्कस की, आर नेम और केस सेंसिटिव। अब आपको पता चल गया है कि केस सेंसिटिव क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, कनेक्टर्स क्या है। अच्छा, थर्ड एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट वन टॉपिक है आर स्पेशल वर्ड्स, आर रिजर्व वर्ड, आर की वर्ड। अच्छा, सारी चीज़ें एक साथ हैं, स्पेशल वर्ड, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। अब देखिए इसमें बताया ये क्या है कि हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए, स्पेशल वर्ड यूज़ करना चाहिए या रिजर्व वर्ड या कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। यानी बहुत सी लैंग्वेज होती है जो रिजर्व वर्ड को सपोर्ट करती हैं, या बहुत सी होती हैं जो कीवर्ड को सपोर्ट करती हैं, लेकिन रिजर्व और कीवर्ड में एक फ़र्क होता है, ठीक है। अब फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ देखिए आपके पास है स्पेशल वर्ड। स्पेशल वर्ड में आपके पास आ रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशल वर्ड्स, जिसमें आपके पास कीवर्ड और रिजर्व वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड में क्या है, अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड, इन्हीं की बात हो रही है कि कीवर्ड इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेशल ओनली इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, उसकी डिसएडवांटेजेस पुअर रीडेबिलिटी है। और रिजर्व वर्ड इज़ अ स्पेशल वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज एज अ यूजर डिफाइंड नेम। अब देखिए इसका क्या मकसद हुआ, इसका मकसद ये है कि कीवर्ड जो होते हैं आपके पास, एक आप कह सकते हैं कि स्पेशल मीनिंग वाले, ठीक है, स्पेशल मीनिंग होती है लैंग्वेज में उनकी। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपके सेंटेक्स का जो है ये पार्ट होते हैं, ठीक है, सेंटेक्स का पार्ट होते हैं, उनके स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, पाइथन में हम जैसे यूज़ करते थे ब्रेक,
एंड, ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। लाइक हमने क्लास यूज़ किया, AND एंड यूज़ किया, BREAK ब्रेक यूज़ किया, तो ये आपके पास सारे क्या हैं, एक कीवर्ड है। इसी तरह अगर हम बात करें रिजर्व वर्ड की, तो रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं दैट कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है, जो यूज़ नहीं होंगे, जो दैट कैन नॉट बी यूज होते हैं एज अ आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ नहीं होते। यहाँ पे लिखा हुआ रिजर्व वर्ड इज अ स्पेशल वर्ड, ये भी एक स्पेशल वर्ड है दैट कैन नॉट बी यूज एज अ यूजर डिफाइंड नेम, जो यूजर डिफाइंड नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो रिजर्व वर्ड आपके पास जावा के अंदर जैसे हमने लिखा शॉर्ट, SHORT, शार्ट, गो टू, कैरेक्टर, ये सारे आपके पास क्या है, ये रिजर्व वर्ड है। लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, की वर्ड की जगह अगर ज़्यादा स्पेशल समझा जाता है तो वो रिजर्व वर्ड को, यानी ये गो टू स्टेटमेंट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, तो ये हमने यूज़ करने होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो, अच्छा ये जो मैंने यहाँ तक डिस्कस किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि यहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें आप में जस्ट आपने याद रखनी होंगी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अब बारी बारी देखा जाएगा कि कीवर्ड कहाँ यूज़ हो रहे हैं, रिजर्व वर्ड कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस तरह से बात होगी। अब अगर मैं बात करूँ जस्ट टाइप्स की, टाइप्स क्या है आपके पास, तो देखें टाइप्स में आपके पास क्या होता है कि आपने टाइप्स में ये देखना होता है जस्ट कि ये टाइप जो आप डिफाइन कर रहे हैं इसका नाम क्या है, इसकी वैल्यू की रेंज क्या है, इसके ऑपरेशंस क्या हैं, ठीक है। यानी टाइप में आपने देखना है कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है, कौन सी डाटा टाइप है, रेंज क्या है उसकी, इंटीजर है या कौन सी है, तो मैक्सिमम लेंथ उसकी क्या है, यानी ये सारी चीज़ें आप किस में देखेंगे, टाइप में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास एक है बाइंडिंग। अब बाइंडिंग क्या चीज़ है, देखिए अ बाइंडिंग इज an association such as between an attribute and an entity or between an operation and symbols। देखिए जब आप वेरिएबल की टाइप जब डिफाइन करते हैं ना तो उसको आप कहते हैं बाइंडिंग, यानी वेरिएबल की टाइप को डिफाइन करते हैं, यानी नाम का मतलब डिफाइन करना होता है बाइंडिंग। किसी भी नाम का या प्रोग्राम के अंदर नाम का जब आप मतलब डिफाइन करते हैं उसको आप कहते हैं ये आपने बाइंडिंग की है, यानी इसका किसी सिंबल का या किसी चीज़ का को एसोसिएशन बनाना, ठीक है, उसको आप कहते हैं बाइंडिंग। अब ये किस टाइम होती है बाइंडिंग, ये लैंग्वेज की डेफिनेशन के टाइम पर होती है, जब आप लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं उस वक्त होती है। सो ए बाइंडिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे आपके इसी लेक्चर में बाइंडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। फिर आपके पास है पॉसिबल बाइंडिंग टाइम्स कौन से हैं, तो कंपाइल टाइम पर, लोड टाइम पर बाइंडिंग हो सकती है, रन टाइम पर, लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर, लैंग्वेज डिज़ाइन टाइम पर, तो ये वो सारे टाइम हैं जिस टाइम आपकी बाइंडिंग होगी, ठीक है। इस टाइम को आप देख लें, ये सभी लैंग्वेज की बात हो रही है, किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, सी या जावा की बात नहीं हो रही। अब आपके पास नेक्स्ट वन है स्टैटिक डायनेमिक बाइंडिंग। एक है आपके पास स्टैटिक और दूसरा है आपके पास डायनेमिक। अच्छा यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग में इसमें क्या हो रहा है देखिए मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। यहाँ अगर हम इसको रीड करें, अ बाइंडिंग इफ इज स्टैटिक इफ इट अकर बिफोर रन टाइम एंड रिमेन अनचेंज थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड a binding is a dynamic if it occur during एग्जीक्यूशन और कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो इनकी रीड करने से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्टैटिक बाइंडिंग जो आपके पास है ये वो बाइंडिंग होती है जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स होती है, यानी कंपाइल टाइम पर भी फिक्स रहती है, आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बाइंड रहती हैं, फिक्स रहती हैं चीज़ें, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक बाइंडिंग कौन सी होती है, जो आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसकी आप टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको चेंज करना चाहें या नहीं करना चाहते। तो डायनेमिक में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप रन टाइम में इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इनके बिटवीन कि आपने जो है वो चीज़ों के दरमियान किस तरह से जो है वो चेंजिंग करनी है और किस तरह से जो है वो चेंजिंग नहीं करनी। तो यहाँ आपने अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ, खैर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग जितनी भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फिर उधर हम इसको डीपली देख लेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होती हैं। यानी स्टैटिक की अगर हम स्टैटिक लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं कुछ, ठीक है, लैंग्वेजेस भी हमारे पास स्टैटिक होती हैं और डायनेमिक होती हैं। स्टैटिक लैंग्वेजेस जो होती है उसमें आपको वेरिएबल की ज़रूरत होती है कि वेरिएबल की टाइप ज़रूर देनी होती है आपने, अगर आप वेरिएबल की टाइप नहीं देंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो स्टैटिक नहीं कहलाएगी। और डायनेमिक के अंदर आपने क्या होता है, आपने जो टाइप आप लिखते हैं ना वो ज़रूरी नहीं होती थी कि आप उसको वेरिएबल की टाइप दें या नहीं दें। सो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको
एग्जांपल एक करवा दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये स्टैटिक और डायनेमिक बाइंडिंग जो है ये आगे आपको मज़ीद डिस्कस होंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एग्जांपल ये स्टैटिक और डायनेमिक से रिलेटेड है। हमारे पास लाइक मैं बता दूं, अगर जैसे हमने बताया ना कि हमने स्टैटिक के अंदर वेरिएबल की टाइप जो है वो बतानी होगी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम वेरिएबल की टाइप बताएं, ठीक है। यानी स्टैटिक लैंग्वेज जितनी भी है ना उसके अंदर हम वेरिएबल की टाइप हमें बतानी होगी। लाइक मैं लिखती हूँ यहाँ पर ए, आगे बताती हूँ इक्वल है 0 लिख देती हूँ या 10 लिख देती हूँ, और मैं आउटपुट लेना चाहती हूँ फ़ौरन से, प्रिंट लेना चाहती हूँ कि प्रिंट मुझे दे किसका, सिर्फ ए का दे। तो मैं ए लिख देती हूँ कि मुझे ए का प्रिंट चाहिए, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमास या ब्रैकेट में रख दूँ। तक ये काम मैंने जावा में किया कि मैं ए इक्वल मेरा 10 के है और मुझे अब ए चाहिए। तो अब क्या होगा कि जावा को नहीं पता कि ए की टाइप क्या है। जब जावा को ए की टाइप का नहीं पता होगा तो मुझे आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो जब हम जावा को आउटपुट टाइप बता देंगे, लाइक मैं ए की टाइप बता दूंगी इंटीजर, INT इंट लिख दिया, तो अब क्या होगा, अब मुझे ए का वैल्यू जो है वो 10 मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि मेरी जो टाइप है वो इंट है, यानी ए जो है वो इंटीजर है, तो अब वो मुझे आउटपुट देगा। तो ये ऐसा काम किस में होता है? ये स्टैटिक में ऐसा होता है, ठीक है। जितनी भी स्टैटिक लैंग्वेज है आपकी उसमें ऐसा काम होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंट लिखा और यहाँ पर मैं प्रिंट करने के लिए मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ, नेम दे देती हूँ कोई, तो क्या होगा, फिर भी मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि इसकी टाइप तो इंट थी लेकिन आप तो इंटीजर बता रहे हो, मुझे आउटपुट फिर भी नहीं मिलेगा। यानी हर बार उसको बताना ज़रूरी होगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो क्या होगा, काम हमारा नहीं होगा। अब अगर हम बात करें डायनामिक की, तो डायनामिक में कैसे होता है? डायनामिक में आप इस चीज़ को छोड़ दें, इंट को भी रेस कर दें, आप ए इक्वल 10 लिखें और प्रिंट लिखें कि ए आपको ए आपके पास प्रिंट हो जाए, और आपके पास प्रिंट होके ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लाइक हम पाइथन में बात करें तो पाइथन में क्या होगा कि आपको एज इक्वल अगर आप 10 के रखा है और प्रिंट आउट ए मांग रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि इसके कंपाइलर को पता होगा कि वैल्यू से आप वेरिएबल का उसने पता लगा लिया, इसी वैल्यू से, इस 10 से उसने अपने वेरिएबल का पता जो है वो उसने लगा लिया कि ये इंटीजर है या कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये आपके पास होती है डायनामिक, ठीक है। तो डायनामिक लैंग्वेजेस और स्टैटिक लैंग्वेज में एक डिफरेंस आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि किस तरह से है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायनामिक और स्टैटिक का। हो सके तो डेफिनेशंस आप यहीं से याद कर लें, लेकिन आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए कि डायनामिक वो होती हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को जो है वो टाइप की ज़रूरत यानी हमें ज़रूर होगा कि ये मेंशन करनी होगी वेरिएबल की टाइप आपकी कौन सी है, लाइक ए इंटीजर है या कैरेक्टर है या बूलियन है या डबल है, कौन सा है, और इसी तरह फिर हमें जाके आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पर ये टॉपिक इसको हम अब ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो आपके पास है यहाँ आपसे टाइप्स ऑफ बाइंडिंग हैं। इसको मैं रेस कर देती हूँ यहाँ से। यहाँ देखिए आपके पास है टाइप बाइंडिंग। अब टाइप्स ऑफ बाइंडिंग में आप देखिए आपके पास दो बाइंडिंग और आ गई हैं, जिसमें है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और साथ ही एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है। दो तरह की डिक्लेरेशन करवाई गई हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने डायनामिक्स और स्टैटिक देखा था, उनकी लैंग्वेज डायनामिक स्टैटिक लैंग्वेज कौन सी है, उनकी बाइंडिंग कैसे होती है। अब आपके पास है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अगर मैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट की बात रखूँ तो ये कैसी डिक्लेरेशन है? देखिए अदा के अंदर क्या था, अदा के अंदर हमने देखा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, यानी हमें टाइप बतानी होती है, ठीक है। जैसे अभी हमने वेरिएबल की टाइप बताई थी ना, इसी तरह अदा के अंदर ये चीज़ ज़रूरी थी। तो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कौन सी होती है? जब आप बता देंगे टाइप, अपनी वेरिएबल की टाइप को बता देंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द टाइप ऑफ वेरिएबल्स की, जब आप वेरिएबल की टाइप बता देंगे तो वो आपकी एक्सप्लिसिट जो है वो डिक्लेरेशन होगी। इसी तरह अगर हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन की बात करें तो इसमें जैसे आपने लिखा आई जे के इंटीजर हैं और आप जब वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो ये क्या होंगी, ये आपके पास इम्प्लिसिट होंगे। लाइक आपने ऊपर वेरिएबल ये आई के एल एम कोई भी वेरिएबल ले लिए और आपने टाइप नहीं बताया कि ये इंटीजर हैं या इंटीजर है या कैरेक्टर हैं, कुछ भी नहीं बताया, आपने टाइप को डिफाइन नहीं किया, तो वो आपके पास होते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर टाइप नहीं बतानी होती और इम्प्लिसिट में आपने टाइप अपनी बता देनी होती है। सो इसके जो है इम्प्लिसिट को डिक्लेरेशन को कौन कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं? फॉर्टन है, PLI है, बेसिक्स है। इसको जो है वो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि राइटेबिलिटी अच्छी रहती है, डिसएडवांटेजेस क्या रहती है, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आपने माइंड में रखनी है अपने। अब दो कंसेप्ट हमने देखे थे, एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का, दूसरा हमने डायनामिक और स्टैटिक का देखा है। इन दोनों को आपने माइंड में रखना है। अब आपके पास है नेक्स्ट, आपके पास है डायनेमिक टाइप बाइंडिंग। इसमें क्या है आपके पास,
स्पेसिफाइड थ्रो इन असाइनमेंट स्टेटमेंट इन स्नोबॉल, इसके स्नोबॉल के अंदर जो है वो स्पेसिफाई होती है डायनामिक जो बाइंडिंग है। अब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, स्टोरेज बाइंडिंग, आगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अब इन चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। फिर आपके पास है एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स, और नेक्स्ट आपके पास है इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल। फिर से अगेन एक डिफरेंस आ रहा है और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, एक है इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल, दूसरा है एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स। दो तरह के वेरिएबल्स में इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स को डिफाइन किया गया और एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स को। अच्छा, देखने में तो बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल है, इसके एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस हैं, जस्ट आप डेफिनेशन को समझें। तो देखें आप, अगर हम जस्ट बात करें एक्सप्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स की, तो ये आपके पास नेमलेस मेमोरी होती है। नेमलेस मीन्स कौन सी, जिनका कोई नाम नहीं होता, बेनाम मेमोरी होती है, ठीक है, नेमलेस होती है। जो प्रोग्रामर की तरफ से लिखे गए आपके एक्सप्लिसिट रन टाइम में इंसर्शन के जरिए आपको एलोकेट और डी एलोकेट होते हैं, ठीक है, उसको आप कहते हैं एक्सप्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स। तो ये आप देखें यहाँ पर लिखा है इन्होंने, एलोकेट एंड डी एलोकेट बाय एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव्स स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर, कि प्रोग्रामर की तरफ से होते हैं, विच टेक्स इफर्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी रन टाइम की जो है वो इंसर्शन के जरिए ये एलोकेट और डी एलोकेट होते हैं। और ये होते क्या हैं, ये नेमलेस होते हैं, जो प्रोग्रामर की तरफ से लिखे गए होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल में, तो डायनामिक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं इसमें C++ में। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि प्रोवाइड आपको डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट देती है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनसफिशिएंट है, अनरिलायबल है। फिर इस नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स हैं। इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो इसमें वेरी सिंपल, ये एलोकेशन और डी एलोकेशन जो आपने की ना स्टेटमेंट की वजह से ही होता है, ठीक है। ये एलोकेशन और डी एलोकेशन किसकी वजह से होता है, आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट की वजह से होता है। सो वो होता है इम्प्लिसिट हीप डायनामिक। इसकी एग्जांपल क्या है कि इस स्नोबॉल के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इसकी एग्जांपल में आ रहे हैं। एडवांटेजेस इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लूज ऑफ एरर डिटेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट था, दो चीज़ों के बिटवीन, दरमियान आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान एक कंसेप्ट था, इम्प्लिसिट हीप डायनेमिक वेरिएबल्स और एक्सप्लिसिट जो हीप डायनेमिक वेरिएबल्स थे। नेक्स्ट आप देखें आपके पास है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 41 स्टार्ट हो जाती है, जिसमें है टाइप चेकिंग। आप देखिए टाइप चेकिंग क्या होता है। अच्छा, ये जितना भी मैंने लेक्चर नंबर 40 था आई थिंक, उसको हमने डिस्कस इसको किया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कंसेप्ट से हम काम कर रहे हैं, यानी 2-3 कंसेप्ट हमने साथ साथ देखे और वो तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो। इसमें अब आपके पास आ रहा है टाइप चेकिंग। देखिए टाइप चेकिंग क्या होता है, यहाँ पर इन स्टार्ट में लिखा कि जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स टू इंक्लूड सब प्रोग्राम्स इन टाइप चेकिंग इज एक्टिविटी ऑफ इंश्योर दैट ऑपरेंड्स ऑफ एन ऑपरेटर आर द कंपेटिबल टाइप्स। अच्छा देखिए, पहले इन्होंने बताया कि जनरलाइज द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंड्स, के जो सब प्रोग्राम्स को अगर हम शामिल करें कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के कंसेप्ट को हमें आम करना होगा। अगर हम देखें, हम बात करें सब प्रोग्राम्स की, तो उसके दरमियान भी हमें किस कंसेप्ट को देखना होगा। दो वर्ड हैं आपके पास, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स। अब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स में आपने क्या करना है, टाइप चेकिंग इज द एक्टिविटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द ऑपरेंड्स ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है, ऑफ एन ऑपरेटर है, आर ऑफ कंपेटिबल टाइप्स। कि टाइप चेकिंग आपकी इस बात को यकीनी बनाती है, ठीक है, उसने इस बात को कंफर्म करना होता है। टाइप चेकिंग का काम क्या है कि वो इस बात को कंफर्म करती है कि एक्टिविटी, यानी आप कह सकते हैं कि वो इस काम को, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को कंफर्म करने की एक्टिविटी है कि आपका ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं या नहीं, ठीक है, ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स। अब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या कंसेप्ट है। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ एक्स और साथ मैंने लिखा प्लस वाई, ठीक है, सॉरी, इसको मैं लिख देती हूँ एक्स प्लस वाई और इक्वल में लिख देती हूँ इसको 10 के। देखिए मैंने यहाँ लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल है 10। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑपरेटर कौन से हैं और ऑपरेंड कौन से हैं। तो देखिए मैं इसको आपको ऑपरेटर और ऑपरेंड सिखा देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं ऑपरेटर की बात करूँ तो ये एक्स और ये इक्वल जो सिंबल हैं ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स प्लस और इक्वल के जो सिंबल हैं ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास ऑपरेटर हैं। और ऑपरेंड्स की बात करें, ये जो एक्स और वाई हैं ये आपके पास क्या हैं, ये आपके पास हैं ऑपरेंड्स,
ठीक है। तो ये आपने ऑपरेटर और ऑपरेंड्स अपने देख लें, ये ऑपरेंड्स हैं, यानी OPERANDS ऑपरेंड्स हैं, ये TOR ऑपरेटर हैं, ठीक है, प्लस माइनस। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट टाइप चेकिंग का क्या काम है, इन दोनों को देखना, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स को, ठीक है। यानी इस बात को वो कंफर्म लाती है या इस बात की एक्टिविटी है टाइप चेकिंग, कि इनको देखना। फिर है एक यहाँ पर एक और कंसेप्ट है टाइप कोहेरियन का। टाइप कोहेरियन क्या है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है कि कंपैटिबल टाइप दैट इज, यहाँ से भी बल्कि करें, यहाँ से आप लिखें कि ये ऐसी लैंग्वेज है दैट अलाउ रूल्स टू बी इम्प्लिसिट कन्वर्टेड बाय कंपाइलर जनरेटेड कोड, के जब आपके रूल्स जो है वो कन्वर्ट होंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, वो आपको कोड देगा टू अ लीगल टाइप, एक लीगल टाइप को, जिसको आप कहेंगे कन्वर्जन, ठीक है, कोहेरियन, सॉरी कोहेरियन वर्ड है ये। नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ इसी टॉपिक के अंदर आपने कुछ टाइप्स हैं या बातें हैं कुछ जिनको आपने माइंड में रखना है। उसमें क्या है कि इफ़ ऑल टाइप बाइंडिंग आर स्टैटिक देन नियरली ऑल टाइप चेकिंग कैन बी स्टैटिक होगी। अगर आपकी टाइप बाइंडिंग स्टैटिक है तो क्या होगी, आपकी चेकिंग भी जो है वो स्टैटिक होगी। अगर आपकी टाइप बाइंडिंग जो आपने ली है वो डायनेमिक है तो टाइप चेकिंग भी कौन सी होगी, वो भी डायनेमिक होगी। सब प्रोग्रामिंग, ये 2-3 लाइन से इनको आप लोग रीड कीजिएगा। होप सो कि टाइप चेकिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि टाइप चेकिंग किस बात को यकीनी बनाने की एक्टिविटी है कि आपके ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स हैं। अब वो किस तरह से होंगे, अब अगर आपने जो है अपनी बाइंडिंग जो है वो स्टैटिक की है तो स्टैटिकली सारा होगा, चेकिंग भी स्टैटिकली होगी। अगर आपने अपनी बाइंडिंग जो है वो डायनेमिक की है तो आपकी चेकिंग भी डायनेमिक होगी। सो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या है वो आप जान चुके हैं। फिर आपके पास है स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज आपके पास कौन कौन सी है, तो उसमें फॉर्टेन आ रही है, C++ जो है वो नहीं है, पास्कल भी नहीं है, मॉड्यूल 2 भी नहीं है, अदा इज ऑलमोस्ट वो है। सो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को याद रखने वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पर समझाने वाली कोई चीज़ें नहीं है, जस्ट लैंग्वेज के नाम है, आपने खुद याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है टाइप कंपैटिबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं टाइप कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है, तो देखिए टाइप कंपैटिबिलिटी बाय नेम मीन्स दैट the two variables have compatible types if they are in either the same declaration or in declaration that uses the same type name। यानी नेम के लिहाज से हम बात करें, नाम के लिहाज से कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स में कंपैटिबल टाइप सेम, या तो एक ही डिक्लेरेशन में है या एक ही किस्म को जो है आपने डिफाइन करना है, ठीक है। यानी डिक्लेरेशन में आपने देखना है इन चीज़ों को। यानी आपके नाम के लिहाज से आपके पास नाम के लिहाज से जो कंपैटिबिलिटी का मतलब है वो ये है कि दो वेरिएबल्स में कंपैटिबल टाइप्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स के अंदर आपने कंपैटिबल टाइप्स को देखना है। सो इट इज़ कॉल्ड कंपैटिबल है भी या नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनल टाइप्स की, वो आपके पास कौन सी हैं। अच्छा, कुछ आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आ रही हैं, उनको हम देख लें। कंपैटिबिलिटी के बाद हमारे पास हैं प्रीमिटिव डाटा टाइप्स। इसमें कौन कौन सी हैं प्रीमिटिव डाटा टाइप्स, आपके पास इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग। अच्छा, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स हम बहुत पहले लैंग्वेजेस सब में बारी बारी डिस्कस की हैं। डेसिमल है। अच्छा, यहाँ पर अब अपने आपने क्या बताना होता है कि यहाँ पर तो हम सभी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेसिमल, लाइक डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो देखें कोबोल एंड अडा जो है वो डेसिमल को सपोर्ट करती है। C++ जावा डज नॉट सपोर्ट डेसिमल। कौन सी डेसिमल सपोर्ट नहीं करती, जिसमें आप बहुत से नंबर लेके आप उनके बिटवीन मिड पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, हम सारी लैंग्वेजेस को देख रहे हैं ना, तो सभी की बात करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस उनके देखेंगे सबके कि ये एडवांटेजेस है, इसका ये डिसएडवांटेजेस है, और इन लैंग्वेज में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं और इन लैंग्वेज में ये चीज़ें नहीं यूज़ हो रही, ठीक है। सो आपने इन जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप्स हैं, उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें आपके पास असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, कंकैटिनेशन है। देखा था ना हमने बारी बारी हर लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर्स अपने देखे थे। फिर उसकी एग्जांपल, और C++ में जो है और C में कैसे काम करें, या फोर्टिन में, 19 में, ये जो है ये सारी याद रखने वाली चीज़ें, इसको आप लोग याद करके लिख लें अपने पास, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके MCQs के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब आपके पास आ रहा है ऑर्डिनल टाइप्स। ऑर्डिनल टाइप्स वो होती हैं जिसमें आपको पॉसिबल वैल्यूज़ की रेंज आसानी से आप बता सकें, या आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ की रेंज हो सके आसानी से, यानी एक रेंज जो है वो सीक्वेंस आसानी से बन सके, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल टाइप्स। इन ऑर्डिनल टाइप्स इज़ वन इन विच द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ कैन बी ईजिली, आसानी से होते हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव इंटीजर के सेट है ना, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके, ठीक है। जितने भी एसोसिएटेड सेट होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, इन इंटीजर की टाइप में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव होते हैं। अब इनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, जैसे मैंने बताया कि पास्कल है, अदा और C++ है, ठीक है। कौन कौन सी इसको सपोर्ट कर रही हैं और कौन कौन सी इसको नहीं कर रही, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपने बारी बारी देखनी है। अब अगर हम बात करें अरे की, अरे में देखें हमारे पास क्या है,
एरे का कंसेप्ट तो हम आई थिंक बहुत स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि एरे हमें क्या था। एरे अब यहाँ पर हमने जस्ट इतना बताना है, यहाँ के जो एरे की आपका जो एरे है, इसमें क्या होता है कि डाटा के जो एलिमेंट्स, डाटा के जितने भी डाटा एलिमेंट्स आपने लिए हैं वो क्या होंगे, वो एक आपके यानी हमने देखें पहले जैसे हमने बात की थी ना एरे में, तो हमने क्या होता है, हमने उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लेते थे, ऐसे ही होता था ना, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते थे, उसकी पोजीशन। तो अरे बेसिकली आपके पास यहाँ पर इन्होंने बताया कि अरे के आपकी जो एग्रीगेशन है वो होमोजेनियस होनी चाहिए। यानी आपने जितनी भी तरह की एरे को डिफाइन किया, कहीं पर हमने बताया कि एलिमेंट्स बताना ज़रूरी होता है, कहीं पे हमने बताया कि एरे को ऐसे डिफाइन करना है, कहीं पे हमने बताया कि ऐसे डिफाइन करना है। लेकिन वो सारी बातें ख़त्म करके आज की जो बात बता रहे हैं कि वो एरे कैसा होना चाहिए, कि एरे इज़ एन एग्रीगेट्स ऑफ होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स इन विच इंडिविजुअल एलिमेंट्स इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स पोजीशन इन द एग्रीगेट्स। कि अरे आपका जो यकसा डाटा एलिमेंट्स का एक मजमूआ होना चाहिए और उसके साथ इंडिविजुअल एलिमेंट्स की आइडेंटिटी इसकी पोजीशन से होती है, ठीक है। तो आपके पास अरे ऐसा होना चाहिए कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हों ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो जस्ट बताया हुआ है कि इस तरह से होना चाहिए। यही बाकी सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ। सबस्क्रिप्ट टाइप्स हैं आपके पास, सबस्क्रिप्ट टाइप फॉर्टेन और C++ में बताई हुई है, पास्कल में, अदा में और जावा में, इसको देख लीजिएगा। फिर आपके पास 4 कैटेगरीज आ रही हैं एरे की। एरे की 4 कैटेगरीज में फिक्स्ड एरे है, एक स्टैटिक एरे है और स्टैक डायनेमिक एरे है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लेक्चर कवर हो गया। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको आपके जो जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन है, जिन क्वेश्चन में आपको वो आपको क्लियर कर सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।